असीम बकार जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या हमारे साथ किशोर तिवारी जुड़ चुके हैं? अगर जुड़ चुके हैं तो उनके पास आना है। विद्या चौहान जी, उसके पहले आपके पास आते हुए वो अपने कामकाज भी गिना रहे हैं, वो हिंदुओं को एकजुट होने की बात भी कर रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि जब से महायुति की सरकार अस्तित्व में आई तब से किस तरह से महाराष्ट्र का विकास कर पाने में सफलता मिली है। उस पर जवाब दीजिए विद्या चौहान जी। 2.5 साल में ठप हो गया है। जो कुछ विकास के काम शुरू हुए वो हमारे कार्यकाल में शुरू हुए, ये उनको मैं बताना चाहती हूँ। और बात रही योगी जी की, तो योगी जी जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, तो उन्होंने तो हमारे सच्चा जो हिंदू धर्म है उसमें एक बार भगवा पहना तो इस संसार से उनका कोई ये नहीं होता है, उन्होंने संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन ये हिंदुत्व का ढोंग करने वाले भाजपा के जो लोग हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और खासकर जब चुनाव आते हैं तो ये एक गट्ठा हिंदू वोटर्स के लिए ये करते हैं। यही प्रयोग उन्होंने लोकसभा में करके देखा। राम मंदिर का निर्माण उन्होंने, राम मंदिर पूरा नहीं हुआ था, फिर भी जल्दी जल्दी करके लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि राम मंदिर के बाद उनको एक गट्ठा हिंदुओं के वोट मिलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अयोध्या में भी इनका उम्मीदवार चुन के आया नहीं। खुद प्राइम मिनिस्टर भी कुछ वोटों से पीछे रहे थे पहले 4-5 राउंड में। तो ये जो है, ये इनका हिंदू कार्ड जो है वो अभी खत्म हो चुका है। अभी लोगों को, खास करके 80% हिंदुओं को जो सेक्युलर विचारधारा रखते हैं, उनको ये मालूम है कि इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब भारतीय है। और ये लोग जो है ये संविधान के खिलाफ है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये संविधान की कॉपी जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को सुप्रीम बेंच दी थी। और यही कॉन्स्टिट्यूशन राहुल गांधी लेके घूमते हैं। और यही कॉन्स्टिट्यूशन लेके फडणवीस जी ने एक नैरेटिव सेट करने का देखा कि ये संविधान कोरा है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसका रंग लाल क्यों है? तो ये देखिए, ये संविधान कोरा नहीं है, इसमें संविधान की ये कॉपी जो पंतप्रधान ने राष्ट्रपति कोविंद को भी दी थी, ऐसा फोटो भी उस दिन जारी हुआ था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बातचीत करने वाले लोग हैं। इस देश में इनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, ये मनुस्मृति फिर से लाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का विरोध अगर हिंदू कर रहे हैं तो इनको ये सहन नहीं होता। इसलिए योगी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग यहाँ महाराष्ट्र में आके चुनाव के टाइम वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन जितने वो बार महाराष्ट्र में आएंगे उतने वोट्स इनके कम होते जाएंगे, क्योंकि पुरोगामी महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज। आप जिस संविधान का हवाला दे रही हैं, जिस संविधान को लेकर सवाल पूछे गए थे, उसके अंदर कोरे पन्ने थे। इस बात को स्वीकार करते हुए कांग्रेस की ओर से ही कहा गया था कि ये तो नोटपैड है, ऊपर का जो उसका झील था वो संविधान की कॉपी में था, उसको लेकर इतने सारे सवाल किए गए थे। लेकिन उस पर नहीं जाते हुए विद्या जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। अजित पवार कह रहे हैं कि शरद पवार के मन को पढ़ना बहुत मुश्किल है और बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर खुद शरद पवार ही आगे थे, उनकी ओर से बैठ के की गई थी, उनकी ओर से माहौल बनाया गया था। ये बड़े आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं अजित पवार दादा की ओर से, चुनावी मैदान में, रैलियों में, इंटरव्यूज में। जिनकी राजनीति में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऐसे लोग उधर गए हैं, क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स की रेड, सीबीआई ऐसे उनके पीछे अमित शाह और मोदी ने लगाई है। तो उनको तो ये तो कहना ही पड़ेगा ना, जो झूठ भाजपा बोलेगी वो कहेंगे। शरद पवार साहब पूरे देश में मालूम है कितने सेक्युलर विचारधारा रखते हैं, और इसीलिए और पूरा देश का और महाराष्ट्र का विश्वास शरद पवार साहब के ऊपर है। कोई आके कुछ भी उठे और कुछ भी कहे, इसका मतलब ये नहीं कि शरद पवार की विचारधारा ये है। शरद पवार हमेशा ही, चाहे मुंबई में दंगे हो, चाहे सुनामी हो, चाहे कुछ भी हो, शरद पवार हमेशा लोगों के लिए काम करने वाला नेता है, किसानों के लिए काम करने वाला नेता है। लेकिन चुनाव के वक्त अजित दादा शरद पवार जी को बदनाम करना चाहते हैं। आप शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन विचारधारा की लड़ाई तो महाराष्ट्र में बहुत पीछे छूट चुकी है। पिछले 5 सालों में हमने सिर्फ ये देखा है कि सत्ता की गद्दी के लिए विचारधारा को पीछे छोड़कर, दुश्मनी भुलाकर किस तरह से दोस्ती की जाती है और उसके बाद कुर्सी अख्तियार कर ली जाती है या फिर हथिया ली जाती है, और दोनों ही तरफ से कोई कम नहीं दिखना चाहता है इस पूरे के पूरे मामले में। विक्रम जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूं। हमने अब अविनाश आदिक जी, आप प्रवक्ता हैं एनसीपी अजित पवार गुट से,
अब आपसे ये मेरा सवाल है, शरद पवार को लेकर जो बयान आपकी ओर से दिया गया है, विद्या चौहान भी मना कर रही हैं कि आप लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, आप लोग जबरदस्ती शरद पवार का नाम लेकर आ रहे हैं, और इसी तरह का कुछ बयान संजय राउत की ओर से भी दिया गया है। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी नमस्कार, आपको और सभी साथियों को नमस्कार। पवार साहब बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। अब हम तो उनकी तस्वीर का इस्तेमाल भी नहीं करते, अभी तस्वीर भी इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके विचारों को उसके बारे में क्या बहस करें। विद्याताई जो अभी बहुत गुस्से में कुछ बातें कह रही थी, वो भी हमारी वरिष्ठ हैं। हमने सिर्फ इतना जाना है, इतना समझा है कि अभी साहब उनकी उम्र को देखकर हमें उनकी कोई बात को काटना नहीं है। हमारे मन में उनके प्रति आदर है और वो हमेशा रहेगा। रही बात चुनाव की, रही बात इन वक्तव्यों की जिसके बारे में मैं बहस काफ़ी समय से सुन रहा हूँ, तो हमने तो इसके ऊपर हमारी पोजीशन बहुत पहले ही क्लियर कर दी। दादा ने तो कल ही इसके बारे में बयान जारी किया था कि ऐसे वक्तव्य जो है ये महाराष्ट्र में काम नहीं करेंगे और ना ही उत्तर भारत में शायद काम करेंगे। अब उसके बाद भी स्टार प्रचारक के रोल में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, जो कि बहुत बड़े नेता हैं, तो इसके ऊपर उनको सोचना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे नेता का सवाल है, हम में से किसी की मुंह से आप इस तरह के गलत वक्तव्य नहीं सुनेंगे और हम इसको गलत मानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, उनके भगवा कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सही बयान उनकी ओर से दिया गया है, इसमें क्या गलत है। नाना पटोले की ओर से भी बीजेपी के नेताओं के संदर्भ में कुछ इसी तरह की टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर विवाद पैदा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोग बड़े पाक साफ हैं। सर, दोनों ही तरफ अगर झांक के देखिएगा तो एक उंगली आप उनकी ओर उठाएंगे, 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा करेंगी। चित्रा जी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के आपने नाम अभी लिए। हमें याद करना चाहिए कि एक समय किसी कांग्रेस वाले ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो चाय वाले हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि 5 साल आपकी सरकार ही गई। उसके बाद किसी और बहुत ही विद्वान कांग्रेसमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री चोर है, या वो क्या कहते हैं उसको, चौकीदार चोर है। उसका नतीजा ये हुआ कि और 5 साल आप बेदखल हुए। अब इन चुनाव में उससे कुछ सीखा नहीं है, फिर से बयानबाजी हो रही है, और ये जितने भी नेता बयानबाजी करते हैं इनका किसी का बेस नहीं है। ये वहां पर किस लिए वरिष्ठ नेता बने हैं ये उन्हीं को मालूम। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से बयान दिए जा रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया। आप जिस महायुति का हिस्सा हैं, आप देवेंद्र फडणवीस का बयान सुने, वो पता नहीं कुत्ते की एंट्री करवा रहे हैं। ये कौन सी भाषा है? वो डिप्टी सीएम है अजित पवार के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की भाषा को लेकर यहाँ पर कई तरह के सवाल। और जब लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात आप लोगों की ओर से की जाएगी तो आप ही के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे ना कि आपकी सरकार है, वहां पर लैंड जिहाद कैसे हो रहा है, क्यों नहीं रोका जा रहा है? अगर कोई पैन कार्ड जिहाद हो रहा है तो पैन कार्ड कैसे बन जा रहा है फर्जी? सरकार क्या कर रही है इसको लेकर? आप ही लोगों के ऊपर सवाल उठेंगे। आपकी बिल्कुल सही है आपकी बात, आपकी बातों से मैं सहमत भी हूँ। इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के वक्तव्य करके किसी को कुछ हासिल नहीं होना है, और चुनाव को इस तरह से इस माहौल में नहीं लड़ना चाहिए। स्पिरिट ऑफ द इलेक्शंस में ये नहीं होना चाहिए। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अब इसके बाद भी इतने वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करेंगे और इसके ऊपर झगड़ा करते बैठेंगे, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात तो है नहीं। हमारी पार्टी इसमें भाग नहीं लेती, हमारा कोई नेता इस तरह का बयान नहीं देता। आपको हमने बहुत क्लियरली बताया कि इस तरह की बयानबाजी महाराष्ट्र में असर नहीं आएगी, नहीं लाएगी। अब इसके ऊपर बाकी पार्टियों को, उनके नेता को सोचना है। जहाँ तक महायुति का सवाल है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पता है कि जब भी वरिष्ठ नेता साथ बैठेंगे तो माननीय अजित दादा हो, प्रफुल्ल भाई हो, तटकरे साहब हो, ये जरूर इस बात को हमारे नेताओं के साथ, बाकी अलायंस पार्टनर्स के सामने रखेंगे, और हो सकता है कि अगले 5-6 दिनों में हमको ऐसे कुछ ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।